नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पिछले क्रम को जारी रखते हुए आगे बढ़ेंगे। वर्धन वंश के बारे में या पुष्यभूति वंश के बारे में आज की क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा कि जब गुप्त साम्राज्य का पतन धीरे धीरे होता चला गया और उसी टाइम पीरियड पे हुणों के द्वारा आक्रमण किया गया, तो हुणों के आक्रमण के बीच में क्या है, पूरे भारतवर्ष में कई छोटे छोटे महत्वपूर्ण राज्य उत्कर्ष होने लगे थे, महत्वपूर्ण राज्यों का उदय होने लगा था। और पश्चिम भाग में ही एक वंश हुआ था जिसका नाम था वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के नाम से उसे जाना जाता है। तो इस वंश का उदय पश्चिम भाग में हुआ था भारत के। आप इसको मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ऐसे में डायग्राम बना करके या मैप बना करके भी आपको इस चीज को समझा सकता हूं। आपको कितना बोर्ड पर दिखेगा ये मैं एक बार देख लेता हूं, ठीक है। तो यहां हम इस चीज को इस तरह से डायग्राम बनाकर भी समझ सकते हैं। अगर आप इसको डायग्रामेटिक रूप से पढ़ेंगे समझेंगे तो कुछ ज्यादा समझ में आएगा। और हम मैप कैसा भी बन जाए कोई बात नहीं, खैर। तो ये हमारा भारत है, ठीक है। ये हमारा भारत है, हमने माना है। वैसे वास्तविक सीमा हम बना भी नहीं सकते हैं पैमाने के माध्यम से। तो यहां पर क्या है कि जैसे ही हुणों का आक्रमण हुआ था, गुप्त साम्राज्य का पतन चल रहा था, तो उस टाइम पीरियड में क्या भारत में पूरे भारतवर्ष के दौरान छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्य वंश साम्राज्य है जो स्थापित होने शुरू हो गए थे। तो यहाँ एक हरियाणा के अंदर एक थानेसर नाम का क्षेत्र पड़ता है। थानेसर पड़ता है। तो इस थानेश्वर में ही एक वंश का उदय हुआ जिसे हम वर्धन वंश के नाम से जानते हैं, जिसे हम वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के नाम से जानते हैं। और इसी वंश के बारे में हम आज की क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। पूरे जो वृतांत है उसको आपको पूरे ध्यान से सुनना है, काफी अच्छी तरीके से, तो समझ में भी आएगा और आसान लगेगा, ठीक है। और कई सारी बातें हैं जो आपको यहां पर थोड़ा डीपली फोकस करने की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो चलते हैं आज की इस क्लास में और थोड़ा सा साझा करते हैं बातों को। तो पुष्यभूति वंश जो कि वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसके संस्थापक कहे जाते हैं, स्वयं पुष्यभूति को इसके संस्थापक कहा जाता है। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति को कहा जाता है। पुष्यभूति ने अपनी राजधानी थानेश्वर में स्थापित की। और इसके अलावा जो पुष्यभूति वंश है इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट या यूं कहें कि जो प्रमुख शासक था, प्रमुख शासक के तौर पर यहां पर प्रभाकर वर्धन प्रमुख शासक हुआ पुष्यभूति वंश में, ठीक है। तो ये प्रभाकर वर्धन की ही पूरी स्टोरी है जो कि हम पुष्यभूति वंश के बारे में हमें पढ़ने पर मजबूर करती है। यहां से कई सारे क्वेश्चन बनने पर मजबूर करती है। तो ठीक है, इसी हिस्ट्री को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती और उनके 3 बच्चे थे। तीनों बच्चे में से 2 तो लड़के थे और 1 लड़की थी, यानी 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। और दोनों पुत्रों का नाम था, बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन, उनसे दूसरे नंबर पर था हर्षवर्धन और तीसरे नंबर पर है राजश्री नाम की उनकी एक पुत्री थी, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि एक पूरा वृतांत है जो आपको समझना पड़ेगा। अब ये 3 बच्चे हैं या 3 पुत्र हैं, पुत्री है, ठीक है। 2 तो पुत्र 1 पुत्री। अब क्या है कि राजश्री का विवाह कन्नौज के एक राजा हैं, कन्नौज के एक राजा हैं मोखरी वंश के, जिसके साथ में विवाह कर दिया गया राजश्री का। यहां कन्नौज पड़ता है, मान लिया हमने। तो यहां कन्नौज है, तो कन्नौज पर मोखरी वंश का शासक था उस टाइम पे, ठीक है। तो मोखरी वंश के राजा थे ग्रहवर्मा। मोखरी वंश के राजा कौन थे? ग्रहवर्मा। तो जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी राजश्री, इसका विवाह कर दिया गया कन्नौज के शासक मोखरी यानी ग्रहवर्मा, मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ में राजश्री का विवाह कर दिया गया था।
ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि मालवा के शासक देवगुप्त, मालवा यहां पड़ता है आपके दक्षिण में मालवा, ठीक है, यहां आपके दक्षिण में मालवा, यहां दक्षिण में मालवा का पठार आपने सुना होगा। तो यहां मालवा के शासक थे देवगुप्त नाम का एक आदमी था, मालवा के शासक देवगुप्त। तो मालवा के शासक देवगुप्त हैं। ये देवगुप्त ने क्या किया कि ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। इन्होंने क्या यहाँ पर हथियार अधिकार जमाने के लिए सबसे पहले कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज पर आक्रमण करके इन्होंने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। अब ग्रहवर्मा की हत्या करके इन्होंने क्या किया कि जो ग्रहवर्मा की वाइफ थी या प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री से इनका विवाह हुआ था, तो उसे इसने बंदी बना लिया देवगुप्त ने। अब देवगुप्त ने बंदी बना लिया तो इसे छुड़ाने के लिए थानेसर में जो प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा था राज्यवर्धन, तो राज्यवर्धन क्या है इसे छुड़ाने के लिए कन्नौज पर उसने धावा बोल दिया। सॉरी, कन्नौज पर नहीं, मालवा पर के पठार पर उसने धावा बोल दिया और धावा बोलने के बाद में उसने देवगुप्त की हत्या कर दी। क्योंकि ये इसने क्या किया, इसकी बहन को बंदी बना लिया था, किडनैप कर लिया था इसने इसकी बहन को। इस वजह से इसने क्या है अपनी बहन की रक्षा के लिए देवगुप्त की हत्या कर दी। और लेकिन क्या हुआ कि एक शशांक राजा था जो कि आपके बंगाल में पड़ता है, बंगाल राजवंश है कि यहां बंगाल है, मान लेते हैं सपोज दैट यहां बंगाल, ठीक है। तो बंगाल में क्या है कि उस टाइम पर गौड़ वंश का शासक चल रहा था, गौड़ वंश का शासक चल रहा था और गौड़ वंश के राजा थे शशांक। तो यहां शशांक गौड़ वंश के राजा थे और इस गौड़ वंश के राजा शशांक ने थानेश्वर के राजा बड़े बेटे थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी शशांक ने। ठीक है, पूरी कहानी को समझिए। प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी राज्यश्री नाम की, उसकी शादी हुई थी ग्रहवर्मा कन्नौज के राजा के साथ में। लेकिन क्या है देवगुप्त जो कि मालवा का राजा था उसने क्या है ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और इस चीज का उसने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और उसकी जो वाइफ थी यानी राज्यश्री थी उसको उसने बंदी बना लिया। तो इस सिचुएशन को देखते हुए राज्यवर्धन ने क्या है अपनी बहन को वहां से छुड़ाने के लिए प्रयास किया और उसने क्या है कि देवगुप्त की हत्या कर दी। इसने इस पर आक्रमण कर दिया मालवा पर और देवगुप्त की हत्या कर दी। लेकिन क्या है पीछे से आक्रमण किया गौड़ वंश के शासक शशांक ने और इसने क्या है राज्यवर्धन को भी मार दिया। अब बात आ जाती है दोनों की, तो मामले खत्म हो गए, राज्यवर्धन समाप्त हो गया, राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई और उसके बाद में राज्यश्री थी जो राज्यश्री को बंदी बना लिया गया था और बचा कौन है हमारे पास में हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की ही ये पूरी हिस्ट्री है जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की या फिर हर्षवर्धन की पत्नी मां का नाम था यशोमती, ये भी कई बार पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और आज की इस क्लास में हम जो मेनली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन के जो उपनाम थे उसके से संबंधित क्वेश्चन, इसके अलावा हर्षवर्धन ने क्या क्या कार्य किए हैं ये सब चीजें देखेंगे। लेकिन हम बात करें कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की पूरी जो जानकारी के स्रोत हैं उनमें हम किन किन स्रोतों को देख सकते हैं। बाण भट्ट ने जो कादंबरी या हर्षचरित नाम की जो किस पुस्तक लिखी है हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में, उनके जीवन काल से संबंधित, तो उस पुस्तक के अंदर भी हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में वर्णन देख सकते हैं। उसे कादंबरी या हर्षचरित के नाम से जाना जाता है, बाण भट्ट ने रचना की है। हेंगसांग जो कि एक चीनी यात्री था, भारत में आया था, यह आप सभी को पता होगा, जो किसके टाइम पीरियड में आया था, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। और हेंगसांग को यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है, नीति के पंडित के नाम से जाना जाता है और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई बार पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन से हैं। और इसकी एक बुक थी CU की, तो CU की पुस्तक के माध्यम से पुष्यभूति वंश के पूरे लेख का वर्णन मिल सकता है। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा एहोल अभिलेख के अंदर ये उत्कीर्ण किया गया था, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, ठीक है ना। तो पुलकेशिन द्वितीय कहां का राजा था, ये क्या है चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन द्वितीय, यहां साउथ के अंदर, यहां साउथ में चालुक्य वंश का शासन था उस टाइम पर। तो ये पुलकेशिन द्वितीय यहां का राजा था, ठीक है, चालुक्य वंश का शासक, चालुक्य वंश का यहां पर शासन चल रहा था
और ये पुलकेशिन द्वितीय वहां का राजा था। ठीक है ना। तो इसने अपनी एहोल अभिलेख के अंदर इस चीज का वर्णन किया है पूरे का। और कल्लन द्वारा जो रचित राज तरंगिणी नामक ग्रंथ है उसके अंदर भी आपको हर्ष चरित्र या हर्षवर्धन के जीवन काल की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा जा सकता है और वहां से अंदाजा लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है हर्ष के जीवन काल के बारे में और उसकी जीवन आपत्तियों के बारे में और उसके संघर्ष के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इसके स्रोतों से संबंधित। यहां हमने कहा, यहां भाई बहन की कहानियों को पढ़ा, पूरी भाई बहन की कहानियों को, कि क्या है कि राजश्री की शादी ग्रह वर्मा के साथ में, कन्नौज के राजा के साथ में, जो कि मोखली वंश के राजा थे, उनके साथ में कर दी गई थी। लेकिन मालवा के देवगुप्त राजा थे, उन्होंने क्या है, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और इस बात से नाराज होकर के राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। और देवगुप्त की हत्या करने के बाद में शशांक ने पीछे से धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब बच गए थे वर्धन वंश में एकमात्र शख्स जिसे हम हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं, और इसी हर्षवर्धन को इतिहास में शीलादित्य के नाम से जाना जाता है। इसी हर्षवर्धन को इतिहास में शीलादित्य के नाम से जाना जाता है। ये आपको लर्न करना है, याद करना है। ठीक है। इसके अलावा इसे उपाधि जो दी जाती है, मेनली कई बार ये आपने कई बार क्लास अटेंड की होगी लेकिन वहां पर ये क्वेश्चन नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। और बहुत कम पूछा भी गया है इससे पहले, लेकिन ये पूछा जा सकता है क्योंकि लगभग सभी जगह से क्वेश्चन बन चुके हैं, इस चीज से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन बने हैं। तो जो उपाधि हर्षवर्धन ने धारण की थी वो थी परम भट्टारक नरेश की उपाधि थी। किसकी? परम भट्टारक नरेश की उपाधि थी, हर्षवर्धन ने धारण की थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या है, हर्षवर्धन की ज्यादा उम्र भी नहीं थी, ज्यादा एज नहीं थी, लेकिन क्या है, अब राज्यवर्धन की डेथ हो चुकी थी और उसकी जो बहन थी वो भी बंदी बना ली गई थी। अब हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में ही उन्हें शासन को अपने हाथों में लेना पड़ा और 606 एडी में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक किया गया, यानी वो राजा बना और 16 वर्ष की उनकी उम्र थी। ठीक है। अब इसने, हर्षवर्धन ने क्या है, थानेश्वर से डायरेक्ट इसने क्या है, सबसे पहले शशांक से इसने लड़ाई लड़ी। शशांक से ये निपटा, पहले इसने शशांक पर धावा बोल दिया और शशांक को हरा करके, और इसके बाद में उसने कन्नौज को भी जीता। क्योंकि क्या है कि जब शशांक ने क्या है, राज्यवर्धन की पीछे से धोखे से हत्या कर दी थी, तो इसने कन्नौज को भी अपने हाथों में ले लिया था। कन्नौज को अपने हाथों में ले लिया था, तो हर्षवर्धन ने क्या है, शशांक को हरा करके कन्नौज को वहां से छुड़ाया, यानी कन्नौज को जीत लिया। और कन्नौज को जीतने के बाद में जिस बहन को बंदी बना लिया गया था उसे भी उसने रिहा करा लिया। ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, इसने कन्नौज को ही राजधानी बनाया। इसने क्या है, कन्नौज को ही राजधानी क्षेत्र बना लिया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। ठीक। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में ही हेंगसांग जो कि चीनी यात्री हैं, है ना, वो भी भारत में आए थे। ये क्वेश्चन कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। हेंगसांग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत में आए थे। हर्षवर्धन द्वारा तो कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनका संकलन कई सारे इतिहास में मिलता है, तो उनके बारे में भी हमें डिस्कस करना जरूरी है। जैसे कि प्रियदर्शिका, उन्होंने एक रचना लिखी थी। नागानंद एक नाटक है, रत्नावली भी एक नाटक है। तो इन तीनों चीजों की रचनाएं हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। ठीक है। और हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू शासक के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू शासक के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन क्या करता था कि ये प्रत्येक 5 साल में नर्मदा नदी के तट पर या उसके संगम के स्थान पर प्रयाग के संगम के स्थान पर एक आयोजन किया करवाता था, एक उत्सव का आयोजन करवाता था जिसे महामोक्ष परिषद या सभा के नाम से जानते हैं। हर प्रत्येक 5 साल में इसका आयोजन वो करवाता था। फिर क्या है, पुलकेशिन द्वितीय के साथ में युद्ध हुआ उसका नर्मदा तट पर, और वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। वहां पर उसकी क्या है, डेथ हो जाती है। और ये सारी जो जानकारी है वो एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा रचित जो एहोल अभिलेख है उसी में उन्होंने हर्षवर्धन की मृत्यु के बारे में वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या है कि जो वर्धन वंश है वो ज्यादा टाइम पीरियड तक नहीं चल पाया और हर्षवर्धन के टाइम के साथ में ही समाप्त हो गया। और अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें संगम युग, चोल साम्राज्य, पल्लव युग, ठीक है, पल्लव साम्राज्य, चेरी वंश वगैरह के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे।
एक बारी बारी से आपके साथ में जुड़ते हुए और हर चीज को साथ में लेते हुए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हेलो दोस्तों, अगर आप कम समय में अपनी तैयारी को नई पहचान देना चाहते हैं और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं, तो पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। इस तरह की सभी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी आपको यूट्यूब पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दें, ताकि कम समय में तैयारी करते हुए आप अपनी सफलता को अचीव कर सकें। हेलो दोस्तों।